तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, हमने आई स्क्वायर आर इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था। आई स्क्वायर आर होता है वी स्क्वायर बाय आर होता है। आई इंटू वी इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, वहीं से आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर डिराइव हुआ था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, किस चीज को कंपेयर करने के लिए, पावर्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था क्या कि इस पावर पे कोई क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? नहीं सर, अभी बस स्टार्टिंग नहीं ही कराया हुआ था? था। पावर नहीं हुआ अभी? नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, अब थ्योरी बता दी, क्वेश्चन नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं हुए थे ना? तो एक छोटा सा क्वेश्चन तो तुरंत कर लो, उसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9। सर थोड़ा और जूम करिए। एक सेकंड बेटा। हम्म, सॉल्व नहीं हुआ? हाँ सर। पावर दे रखा है, वी दे रखा है, आर निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज योर आंसर। सर 484। 484, जो भी है 484। करंट बताना है, करंट क्या हो जाएगा? 220 अपॉन 484। ठीक है, या फिर पावर इज इक्वल टू आई वी, सो आई इज इक्वल टू 100 अपॉन 220। ठीक है, नाउ पार्ट सी, इफ बल्ब ऑपरेट्स एट 110 वोल्ट पावर, देन सॉरी 10 वोल्ट सप्लाई, देन फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। अगर 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? वैसे में क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी 1/2 हो गया तो पावर 1/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 25 वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपके आंसर है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लल्लू सा। बचपन में क्लास 10 में भी इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो लोग क्लास 10 में थे उनको मैंने क्लास 10 में भी ये क्वेश्चन कराया था, पर याद नहीं होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज टू resistances two resistance R1 and R2. When only R1 is connected, the heater boils a bucket of water in 15 minutes. When only R2 is connected, heater boils the same bucket of water, the same amount of water in 30 minutes. ठीक है, how much time will the heater
take to boil same amount of water if R1 and R2 are connected in part A parallel, part B सीरीज। मैंने अभी तक आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया, पर क्लास 10th में आप सब लोग ये पढ़ के आए हो, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज इसको भी अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इसको अभी कभी ट्राई करिए। पंखा मत चलाया करें, ठीक है, सिर्फ एसी। कर दिया। ओके सीमा, ट्राई इट। किसी का सॉल्व हुआ? नो विजय, मुझे समझ ही नहीं आया आपने आंसर क्या दिया, 1/6 क्या होता है? देखो, जब मैं लास्ट क्लास में आपसे बात कर रहा था, तो मैंने एक चीज क्लियर कही थी आपको कि जब आप पावर के लिए फॉर्मूला चूज कर रहे हो कि I² R यूज करना है या V²/R यूज करना है, तो आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि जिन केसेस को आप कंपेयर कर रहे हो, उन केसेस में क्या चीज कॉमन है। क्या करंट कॉमन है या पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है? इट डजेंट मैटर कि कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में है। यहां पर हम 4 केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। एक केस में अकेला R1 लगा हुआ है,
दूसरे केस में अकेला R2 लगा हुआ है। तीसरे केस में R1 और R2 पैरेलल में लगे हैं। और चौथे केस में R1 और R2 सीरीज में लगे हैं। हमें इन चारों केसेस को कंपेयर करना है। कई लोग यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर इसमें करंट जितना R1 में होगा उतना ही R2 में होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, इसलिए हमें I स्क्वायर R यूज करना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इसलिए हमें यहाँ पर V स्क्वायर बाय R यूज करना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि दोनों वायर्स में करंट सेम होगा इसलिए हमें I स्क्वायर R यूज करना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे दोनों वायर्स में के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इसलिए हमें V स्क्वायर बाय R यूज करना चाहिए। कई लोग ये चीज बोलते हैं। इसमें एक बहुत भारी गलती है कि जब हम इन चार केसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इन चारों केसेस में कॉमन चीज समझनी चाहिए। रोनित, आपका आंसर सही है, अब लेकिन सॉल्यूशन फिर भी पूरा का पूरा सुनोगे। ये जो आपका हीटर है, इसमें भी जब आपने इसको प्लग किया तो आपने उसी पावर सोर्स से प्लग किया जिस सोर्स से आपने इसको प्लग किया, जिस सोर्स से आपने इसको प्लग किया, जिस सोर्स से आपने इसको प्लग किया, मतलब हर बार आपने घर में ही प्लग किया है। और घर में हमेशा प्लग के आपका जो प्लग होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। तो इन चारों केसेस में कॉमन क्वांटिटी क्या है, V कॉमन। ठीक है, इन चारों केसेस में V कॉमन है, V, इन चारों केसेस में V कॉमन है। ये V वो सप्लाई है जो आपके घरों में आती है, जो कि 220 वोल्ट होती है। आप सब लोगों ने इसको क्लास 10th में पढ़ा है, दोबारा से मैं एक बार डिस्कस करूंगा, बट कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पावर होगा उसको मैं कह दे रहा हूं P1, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1। इसमें पावर हो जाएगा P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R2। इसमें पावर मैं P पैरेलल कर दे रहा हूँ, PP कर दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R पैरेलल। और इसमें कह रहा हूँ P सीरीज इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R सीरीज। इस तरीके से हम सारे पावर्स को लिख सकते हैं, P1 P2 P। मैंने पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जिन चारों केसेस को हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं उन चारों केसेस में V सेम। ठीक है, मुझे इसमें इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंपेयर नहीं करना, R1 और R2 के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को मुझे कंपेयर नहीं करना, इसलिए मैं I स्क्वायर R1 और I स्क्वायर R2 यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वही यूज करूंगा। ये सबसे पहली चीज है। यहाँ तक पहुंच गए तो इसके आगे तो एकदम सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी सी इक्वेशंस हैं, दैट्स इट। बट असली चीज यही थी कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्या चीज कॉमन है। तो चारों केसेस में कॉमन क्या है, V कॉमन है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा जनरल फॉर्मूला इन चारों केसेस के लिए कि जो टाइम, ये पावर इनटू टाइम जो होगा दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट हर केस में सेम होगा, क्यों, क्योंकि हर बार सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करना है। तो इसका मतलब आपका जो टाइम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q बाय P। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पावर्स को सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पैरेलल का रेजिस्टेंस डाल दूंगा, यहाँ पे सीरीज का रेजिस्टेंस डाल दूंगा, जिससे मेरे को रास्ता समझ में आएगा कि किस रास्ते से मुझे चलना चाहिए। यहाँ मैं लिखूंगा, इसका मतलब पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R पैरेलल इज 1 अपॉन, या यूँ नहीं करना चाहिए, गलत बोल दिया मैंने, 1 बाय R पैरेलल की वैल्यू डाल देंगे। 1 बाय R पैरेलल है ना यहाँ पे, तो इसका से लिख देंगे पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू 1 बाय R पैरेलल। 1 by R parallel is 1 by R1 plus 1 by R2। ठीक है, that is V square by R1 plus V square by R2, so that is equal to P1 plus P2। पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू P1 plus P2। तो बहुत ही अच्छा हो गया, यहाँ से तो काफी आसानी से आगे हमें कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। सीरीज में अगर देखेंगे तो
क्या लिख सकते हैं, पावर इन सीरीज इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सीरीज इज सिंपली R1 प्लस R2। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका जो P1 इंटू T1 होगा दैट इज इक्वल टू Q, दिस इंप्लाइज P1 इज इक्वल टू Q बाय T1। यहां मैं लिख रहा हूं P2 इंटू T2 इज इक्वल टू Q, दैट दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू Q बाय T2। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, Q बाय पावर, तो इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा टाइम इन पैरेलल इज इक्वल टू Q अपॉन पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन P1 प्लस P2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q बाय T1 प्लस Q बाय T2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपका जो टाइम इन पैरेलल, या हाँ इसे जब पैरेलल में जब टाइम निकालोगे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए T1 और T2 की वैल्यू डालते हुए, T1 इज 15 मिनट्स एंड T2 इज 30 मिनट्स। T1 15 मिनट है, T2 30 मिनट्स है। जब आप ये वैल्यू डालोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम इन पैरेलल इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है, वहीं अगर मैं सीरीज में काम करूं तो मैं बोलूंगा पावर इन सीरीज इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R1 प्लस R2। तो टाइम इन सीरीज इज इक्वल टू Q upon power in series, that is equal to Q upon V square by R1 plus R2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू डालना चाहूंगा। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू में अगर मैं टाइम में डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि यहाँ पर अगर मैं P1 की जगह लिखता हूँ V स्क्वायर बाय R1 दैट इज इक्वल टू Q बाय T1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू V square T1 by Q1, and similarly this implies R2 is equal to V square T2, Q1 तो ऐसा कुछ है नहीं, V square T2 by Q। ठीक है, यहाँ T1 कितना है 15 मिनट है, T2 कितना है 30 मिनट्स है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में R1 और R2 दोनों की वैल्यू डाल दूं तो मुझे मिलेगा टाइम इन सीरीज इज इक्वल टू Q अपॉन V स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 की जगह लिखूंगा V स्क्वायर T1 बाय Q प्लस R2 की जगह लिखूंगा V स्क्वायर T2 बाय Q। Q कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिंपली T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 45 मिनट्स। इस तरीके से आप इन दोनों केसेस का आंसर निकाल सकते हो, 10 मिनट और 45 मिनट। ठीक है, कैलकुलेशन अगर मैं जिस तरीके से मैं कंपेयर करके दिखा रहा था, अगर मैं उसकी जगह नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करता तो कैलकुलेशन थोड़ी और इजी दिख सकती थी, बट मेरा एम यहाँ पे ये था कि आपको ये समझाना कि हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए मैं उसी को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए सब लोग फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैटरी एंड सेल।
कॉपी हो गया होगा आई गेस। चलो, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसका नाम है बैटरी। बैटरी क्या होती है? तो बैटरी में हमारे पास ये एक अलग अलग टाइप की बैटरी होती है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये मैंने एक बैटरी का एग्जांपल लिया, एक सेल का एग्जांपल लिया। बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बेसिकली हम लोग एक से ज्यादा सेल्स यूज करते हैं जनरली सीरीज में टू मेक इट अ बैटरी। सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है, वो खैर बात की बात है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी। मैंने यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ करी है, जिस बैटरी में मैंने क्या किया है, एक कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन ले लिया है। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिटेल में इस चीजों की इन चीजों के बारे में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी हो चुका है कि बाकी है वो चैप्टर? आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म सर हो गया? चल रहा है। हो चल रहा है ना? हाँ, तो हो उसमें गया अच्छे सर। से हाँ खत्म हो गया। मतलब हो ही गया है। ठीक है, तो उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे, या पढ़ चुके होगे जो भी है। फिजिक्स में मैं उस उन चीजों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। बहुत कुछ है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपका, लैम्डा है, और मतलब कंडक्टिविटी वगैरह सब कुछ है ना उसके अंदर। तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी वगैरह सब कुछ है उसके अंदर। तो उस सब को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको सीधे बाहर बाहर से में क्या दिखेगा इसके बारे में बात करूंगा। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये दो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक को मैं कह रहा हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे को कह रहा हूं नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल्स। क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। ये दोनों मेटल्स अलग, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मेटल के बने होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से इनमें से एक मेटल चार्ज लूज करता है, दूसरा मेटल चार्ज गेन करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आयंस बनते हैं, आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो मैंने माना कि लेट से यहां से पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इधर मूव कर गए, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस यहाँ से इधर मूव कर गए। ऐसा हुआ, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेटेड है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, अब आप ही मुझे बताइए, इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? मुझे बताइए क्या हुआ। क्या है यार, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ऐसा समझ लो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कभी भी अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आसपास में रखे हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमारे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम है। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी भी कहते हैं। जिसका ज्यादा है उसको पॉजिटिव टर्मिनल, जिसका कम है उसको नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा कहा जाता है। अब क्या करेंगे? अब हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में आया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, बैटरी दो किस्म की है। बैटरी दो किस्म की नहीं, बैटरी देखिए टाइप की है, बट हमारे लिए बैटरी दो टाइप की है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो कई टाइप की होंगी।
इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दो, केमिस्ट्री की बैटरी बदल जाएगी। हमारी फिजिक्स में बैटरी दो तरीके की होगी, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल बैटरी के अंदर जब आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो बीच में उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, इस सॉल्यूशन उनको कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए वो उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। ऐसी बैटरी को हम आइडियल बैटरी कहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल बैटरी होती है, जो रियल बैटरीज होती हैं, उसमें ये सॉल्यूशन इस इलेक्ट इन आयंस के मूवमेंट को रजिस्ट करता है। इसकी वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के पास होता है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग-अलग बस इंडिपेंडेंटली रखे हुए हैं, इस केस में दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए आइडियल में एक ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी है। लेकिन रियल बैटरी में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? आइडियल में आप ईएमएफ बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, सब एक ही मतलब है। लेकिन प्रैक्टिकल बैटरी में ईएमएफ अलग होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा-सा अलग होता है। लेकिन हाँ, ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। अब क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने यहाँ पर एक वायर से के थ्रू एक बल्ब ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, इस वायर में से करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है? करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, वो आउटसाइड वायर में से। अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो करंट कम फ्लो करेगा। बल्ब का रेजिस्टेंस सॉरी R अगर बड़ा है, तो करंट कम फ्लो करेगा, R छोटा है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब क्या होगा कि इस करंट के फ्लो के करने की वजह से ये बल्ब जलेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर करंट ऐसे जा रहा है दैट मीन्स आपका चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, या यूँ कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो कर रहा है। मैं चार्ज की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। चार्ज ऐसे फ्लो किया, बाहर चार्ज प आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। क्योंकि बैटरी के अंदर देखिए, आपको सर्किट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राउंड तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ एक तरफ चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। इसलिए क्या होगा, अंदर की तरफ आपका जो करंट है, वो नेगेटिव बैटरी के अंदर जो करंट है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है? और इस तरीके से करंट अपना पूरा चक्कर लगाने लगेगा और हमको देखने को मिलेगा कि करंट हमारे सर्किट में एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक? ये सारी कहानी है बैटरी के अंदर। ध्यान दीजिएगा, बैटरी ने अपनी तरफ से कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया है। बैटरी ने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसकी वजह से करंट अपने आप फ्लो करने लगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जो आइडियल बैटरी होती है, इट इज सिंपली अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो प्रैक्टिकल बैटरी होती है, जो रियल बैटरी होती है, उसमें कहानी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड ईएमएफ एंड वी आल्सो डिफाइन समथिंग कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? देखो, क्या होता है, बाहर तो रेजिस्टेंस R प्रोवाइड किया ही हमारे बल्ब ने, और साथ ही साथ अंदर भी एक रेजिस्टेंस मिला, स्मॉल r। इस स्मॉल r को हम कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो इस चीज़ पर कि अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ किया है, वो लिक्विड है या सॉलिड है। मतलब ड्राई सेल यूज़ कर रहे हो या सॉल्यूशन वाला केमिकल सॉल्यूशन कोई भी यूज़ कर ले रहे हो। अगर ड्राई सेल यूज़ कर रहे हो तो डेफिनिटली उसका बिहेवियर अलग होगा। पर अगर हम कोई सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर सॉल्यूशन हमारे आयंस के फ्लो को रजिस्ट करेगा।
कैसे रजिस्ट करेगा आयंस के फ्लो को? ड्यू टू विस्कोसिटी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। इस वजह से आप देखोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। गर्म होने पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर वो उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो। ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर है, बाहर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब हमें ये दो चीजें डिफाइन करना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए, एक ईएमएफ और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। देखो, करंट के फ्लो का रजिस्ट कौन कर रहा है? बाहर का बल्ब का रेजिस्टेंस और अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों। ठीक है। ईएमएफ इज और करंट को फ्लो कौन करा रहा है? इन दोनों के बीच का जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, ईएमएफ था वही। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर मैं और डिटेल में बताऊंगा। ईएमएफ की डेफिनेशन है, इसका नाम तो है सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहले तो दिस इज नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका नाम है, पर ये फोर्स नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। इसका डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस वाला होता है, ये फोर्स नहीं है। दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप बोलोगे सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है। नहीं, आगे बाकी है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज थ्रू एंटायर circuit, that is both outside and inside the बैटरी। एक चार्ज को पूरे सर्किट में ट्रेवल कराना है। बाहर जो ट्रेवल कराने में जो खर्चा हुआ एनर्जी का, जो वर्क करना पड़ा वो भी, प्लस अंदर चार्ज को ट्रेवल कराने के लिए, अंदर चार्ज को मूव कराने में जो एनर्जी खर्च हुई, जो वर्क करना पड़ा वो भी, दोनों को जोड़ लोगे, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अगर सिर्फ इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं हम, तो इसको इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन सिर्फ यहां से यहां लेके जाने में जो वर्क करना पड़ा वो वाला। सो दिस इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में में ट्रेवल कराने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसे क्या कहते हैं? ईएमएफ। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी खर्च करी प्लस यहाँ पे जो एनर्जी खर्च करी, दैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। और अगर सिर्फ यहाँ पे जो एनर्जी खर्च करी, दैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेसिकली वर्क आउटपुट है, ये ओवरऑल वर्क होगा हमारी बैटरी के द्वारा, और दिस इज वर्क आउटपुट। ये आउटपुट में जो वर्क मिलेगा वो, इस वर्क का कुछ हिस्सा हमें बाहर आउटपुट में मिलेगा, कुछ हिस्से से अंदर हीट जनरेट होगी। ठीक है। समझ में आई बात? दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली यूजफुल वर्क से रिलेटेड है, और ईएमएफ ओवरऑल टोटल वर्क से रिलेटेड है। ठीक है। एक बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट होता है, एक बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट होता है। हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। आइडियल बैटरी को क्या लिख दिया हम लोगों ने? सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कह दिया इस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन वो आइडियल बैटरी है। प्रैक्टिकली क्या कांस्टेंट होता है? ईएमएफ कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब तो सर ईएमएफ और इसमें रिलेशन क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में? तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूं समझ लो, V जो है, V इज सिंपली I इंटू आर, बाहर वाला रेजिस्टेंस इंटू करंट, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
जबकि आपका जो ईएमएफ है दैट इज वो बाहर वाला भी हो जाएगा, आई कैपिटल आर भी हो जाएगा, प्लस अंदर वाला भी हो जाएगा, आई स्मॉल आर भी हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियरली मैं कह सकता हूँ ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर और वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, वी कितना होता है, ई माइनस आई आर। तो यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि वी सॉरी ईएमएफ का एक और डेफिनेशन हो गया, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन current is zero, that is no current is flowing through the circuit, that is circuit is open। अगर ओपन सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओपन का मतलब की को क्लोज नहीं किया गया है, ओपन सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ईएमएफ। मैं आपको कह रहा था ना, बैटरी कनेक्ट सॉरी ये बल्ब कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका ईएमएफ है, वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ इज बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज जीरो, और फॉर्मूला है आपके पास V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ध्यान दीजिएगा ये करंट कैसे है, बाहर की करंट का डायरेक्शन है बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V प्लस आई आर, बेसिकली आई नेगेटिव हो जाएगा। अगर करंट उल्टा जा रहा होगा तो उस आई को हम नेगेटिव लिखेंगे। आप बोलोगे सर उल्टा करंट फ्लो कैसे करेगा, आप लोगों के दिमाग में जरूर डाउट आ रहा होगा, सर ये करंट उल्टा फ्लो कैसे से करेगा, करंट तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा ना। तो करंट उल्टा फ्लो हम करवाते हैं बाय यूजिंग सम अदर एक्सटर्नल सोर्स इन ऑर्डर टू रिचार्ज आवर बैटरी। हमारा जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए, आपके मोबाइल में जो बैटरीज लगी होती है उसको चार्ज करने के लिए आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हो। एक्सटर्नल सोर्स से जब आप कनेक्ट करते हो तो क्या करता है वो सोर्स, करंट को उल्टा फ्लो करा के हमारी बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है बेटा, तो उस वक्त आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी V इज इक्वल टू ई माइनस, करंट नेगेटिव हो गया तो ई माइनस माइनस आई आर, दैट इज ई प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, कहने का मतलब एक चीज और समझ लो, लेट्स से ये आपकी बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हमने इसको ऐसे जोड़ दिया और करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो, और अगर कहीं सिचुएशन उल्टी है, बैटरी ये रही, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो जाता है, इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव बड़ा वाला पॉजिटिव। इसमें मैंने फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस आर ऐसे करके जोड़ दिया, और सम हाउ आई मेड श्योर कि करंट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसको छोड़ दो, कहीं से और से मैं करंट लेके आया और करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, बैटरी में ये बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू ई, अच्छा माइनस आई स्मॉल आर होगा यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, तो ई प्लस आई आर हो जाएगा अगर आप चार्ज कर रहे होगे तो। ठीक है, जब सर ये वो लास्ट में जो बोले एक बार और बोल दीजिए, बहुत लैग हो गया साउंड एक सेकंड थोड़ा। तो रुक जाओ, वापस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। अब मैं इसको थोड़ा इधर बता दे रहा हूँ। हमारा जो बैटरी है, जो रियल बैटरी है, आइडियल बैटरी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो बस, है ना, ये तो आप बचपन से कर रहे हो। हाँ रियल सर। बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके बगल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस और बना देते हैं, स्मॉल आर, और ये ई। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल बैटरी है, ये पूरा मिलाकर आपका बैटरी बन रहा है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के आपका बैटरी बन रहा है। ठीक है बेटा, तो अब ठीक है सर। इसको अगर मैं किसी तरीके से इसमें मैं करंट उल्टा फ्लो करा दूं, लेट्स से ऐसे, ठीक है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का एक सिंपल सा तरीका हो जाएगा, देखिए जरा क्या हो जाएगा। यहां से गया करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पार किया, क्या हो गया, माइनस आई आर हुआ कि प्लस आई आर हुआ, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, माइनस आई आर, है ना। माइनस।
माइनस। इसके बाद में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गया, कितना, माइनस ई, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई प्लस आई आर हो गया। हम्म? तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, ई प्लस आई आर है। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ई प्लस आई आर हो जाएगा। मैं इधर से जाके दिखाया ना मैंने, एक काम करता हूँ, इक्वेशन इधर से आते हुए लिखता हूँ। तो v कितना हो जाएगा बताओ, तो इधर से यहाँ आया प्लस ई हुआ, इसको क्रॉस किया तो क्या हुआ, प्लस ई हुआ। हम्म? हाँ फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई आर होगा। हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के क्रॉस कितना हो गया, ई प्लस आई आर। ठीक है। और अगर, लेकिन ये कौन सा केस है, ये चार्जिंग का केस है। जब करंट उल्टा जा रहा होगा तो बैटरी चार्ज होगी, हो रही होगी, बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होगी। और जब करंट सीधा जा रहा होगा तो बैटरी अपनी एनर्जी को यूज कर रहा होगा, बैटरी के अंदर से एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर। उसको भी आप सिंपल तरीके से ऐसे ही करंट को उल्टा बना के देखो तो प्लस ई माइनस आई आर हो जाएगा। हाँ सर। हम्म? ठीक है। तो एक बार कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा और बताऊंगा इसी चीज को, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, फिर अच्छे से हो जाएगा। सर वो इलेक्ट्रोलाइट वो जो बनाया है वहाँ पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखे हैं ना, वो हम्म। प्लस वीई और माइनस वीई। देखो ये क्या है, पहले हो रखा है, ठीक है, करंट बाद में फ्लो कर रहा है, समझ में आया। हाँ हाँ सर। ठीक है। हालांकि उसके बाद भी सेमी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, बट फिर भी ये मैंने आपको बताया था रेड कलर से, जो यहाँ पे कनेक्ट करने के, इस बल्ब को कनेक्ट करने के पहले जो हो रहा था वो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखा था। बल्ब को कनेक्ट करने के बाद जो हुआ मैंने ब्लू से कनेक्ट ड्रॉ किया है। ठीक है। हाँ सर।
कॉपी हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक बार और जो हमने पढ़ा उसमें काम की चीज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल देख लेते हैं। तो आइडियल सेल को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एक ईएमएफ से। इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज सिंपली इक्वल टू E। ठीक है, पर जो प्रैक्टिकल सेल होता है उसमें ईएमएफ के साथ साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा होता है। ठीक, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा डब्बा मिला के आपका एक सेल बन रहा है। डब्बा कई बार बनाया जाएगा, ज्यादातर टाइम ये डब्बा बना के नहीं दिया जाएगा। ये अंडरस्टूड होगा कि ई और आर मिलके एक बैटरी बने हुए हैं। ठीक है, अब ये बैटरी कभी कभार कभी सोर्स की तरह भी काम कर सकती है और कभी लोड की तरह भी काम कर सकती है। जब बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही होगी तो बैटरी अपनी एनर्जी खर्च कर रही होगी, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। और ये लोड की तरह काम करेगी तो बैटरी चार्ज हो रही होगी। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होगे तो एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी बैटरी, आप एनर्जी सप्लाई कर रहे होगे, उस केस में ये चार्ज हो रही होगी। ठीक है, ये लोड की तरह काम करेगी। तो मैंने डायग्राम तो सेम बनाया है, इधर ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। पर फर्क क्या होगा, इस वक्त बैटरी वर्क कर रही होगी, इसलिए बैटरी अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट को फ्लो करा रही होगी बाहर। ठीक है, और इस केस में करंट उल्टा आ रहा होगा, हम बैटरी के ऊपर वर्क कर रहे होंगे या कोई एक्सटर्नल एजेंट बैटरी के ऊपर वर्क कर रहा होगा। इस केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो पोटेंशियल एट ए प्लस ईएमएफ माइनस आई आर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। दैट मीन्स वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, और अगर मैं इस केस के लिए लिखूं, इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को बी बोल दूं, तो मैं लिखूंगा वी ए प्लस ई। अब क्योंकि हम रेजिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? अब देखो, यहां पर दो बातें नोट कर लो। ऐसे में जो एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी होगी, दैट इज सिंपली ई इंटू आई होगा। क्योंकि बैटरी ने अपनी तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस ई लगाया था, करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ई इंटू आई एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी होगा। पर इसमें से कुछ एनर्जी अंदर ही कंज्यूम हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो एनर्जी आउटपुट जो आएगा दैट इज सिंपली V इंटू आई, दैट इज ई माइनस आई आर इंटू आई। ठीक है, यहां पर एनर्जी जो सप्लाई की गई है बैटरी को, एनर्जी सप्लाइड टू बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड में फर्क होगा। एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, पावर होना चाहिए। वी इसको एक काम करते हैं, टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी आई टी टी। एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी में फर्क होगा। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड टू बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी में फर्क होगा। हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो ज्यादा होगा और एनर्जी जो स्टोर होगी बैटरी में वो कम होगी। कैसे? एनर्जी सप्लाइड टू बैटरी हो जाएगा अ, हमको जो जिस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस करंट फ्लो करना पड़ा वो वाला, दैट इज V इंटू आई, दैट इज इक्वल टू ई प्लस आई आर इंटू आई।
और एनर्जी स्टोर्ड जो होगी बैटरी में दैट इज सिंपली ई इंटू आई, इंटू टी कर लो। तो समझिए बात को, जब हम लोग बैटरी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो ई प्लस आई आर इंटू आई टी है, और जो जब बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ई माइनस आई आर इंटू आई टी है। क्यों? क्योंकि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चाहे हम बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं, चाहे बैटरी लोड की तरफ वर्क कर रहा हो, चाहे बैटरी सोर्स की तरफ वर्क कर रहा हो, दोनों ही केस में इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस ही हो रहा है। इसलिए बैटरी को चार्ज करते वक्त जितनी एनर्जी बैटरी में स्टोर होगी उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, और बैटरी से जब हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो जितनी एनर्जी बैटरी के पास है उससे कम एनर्जी निकल रही है। ठीक है, समझ में आई बात? हम लोग यहां पर एफिशिएंसी ऑफ बैटरी भी डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इंटू आई टी अपॉन ई इंटू आई टी चला गया, दैट इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन ई। ये एफिशिएंसी होगी बैटरी की, मतलब बैटरी ने जो वर्क किया, एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी का कितना परसेंट हमें आउटपुट की तरफ मिला। एनर्जी आउटपुट अपॉन वर्क डन बाय बैटरी आपकी बैटरी की एफिशिएंसी भी होगी। खैर इसके बारे में बाद में चर्चा और डिटेल में होगी, बट अभी के लिए बस मेंशन करके आगे बढ़ूंगा। इसको भी कॉपी कर लेंगे एक बार सब लोग, फिर कॉपी हो गया सब लोगों का? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, तो हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है शॉर्ट सर्किटिंग। ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर आपको नहीं पता और किसी क्वेश्चन में आ गए तो छोटी सी नॉलेज मिस होने की वजह से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप सर्किट में कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स को सिंपली एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। अगर आप किसी भी दो पॉइंट, एक सर्किट के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे, तो क्योंकि कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, इसलिए वो दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है आर। सर्किट, एक बड़े सर्किट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है आर। यहाँ से करंट जा रहा था आई, बहुत बढ़िया बात है।
पर आपने क्या किया, आपको मन किया और आपने इसको इस तरीके से कनेक्टिंग वायर इसके अक्रॉस जोड़ दिया ऐसे। अब जैसे ही आपने कनेक्टिंग वायर जोड़ा, क्या होगा, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। मतलब कि इस रेजिस्टेंस आर में से अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा करंट इधर से फ्लो करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस रोड पे गड्ढे हैं, इस रोड, ये रोड एकदम स्मूथ है, हाईवे है, आप गाड़ी किधर से लेके जाओगे, आप गाड़ी किधर से लेके जाओगे, आप गाड़ी तो हमेशा अच्छे रास्ते से लेके जाओगे ना, कि गड्ढों वाले रास्ते से लेके जाओगे, रेजिस्टेंस वाले रास्ते से तो लेके जाओगे नहीं। तो क्या होगा, अगर आप किसी भी सर्किट में दो पॉइंट्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, उसको कहते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब इस केस में क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया, सारा का सारा करंट इस रास्ते से चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दूं तो क्या होगा, लेट्स से मेरे पास ये एक बैटरी है, ये ई, ये आर, और मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया ऐसे, बैटरी को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। क्या होगा, करंट मान लेते हैं यहां से आ रहा होगा कुछ आई, ये कैपिटल आई कर देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि ए और बी को मैंने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, तो सीधी सीधी बात हो गई। तो ऐसे में मान लेते हैं इसमें से करंट जाता है स्मॉल आई, यहां से कितना जाएगा, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, क्योंकि अब करंट के पास दो रास्ते हो गए ना, ये बैटरी के थ्रू भी जा सकता है और शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहां पर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मैं क्या लिखूंगा, यहां पर ए और बी के बीच में अगर मैं बैटरी के थ्रू जाता हूं तो क्या लिखूंगा, प्लस ई माइनस स्मॉल आई आर इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज स्मॉल आई इज इक्वल टू ई बाय आर। यहां पर इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पर इस बैटरी में से करंट फ्लो करेगा, और वो जो करंट है वो कैपिटल आई से इंडिपेंडेंट है, देख लीजिए, दैट स्मॉल आई इज सिंपली ई बाय स्मॉल आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मैंने सीधे लिखा ई प्लस ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, स्मॉल आई इज इक्वल टू ई बाय आर आ गया डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सर्किटिंग बहुत ज्यादा आसान होती है, सिर्फ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, करंट कैसे निकालें। अरे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट उसी इक्वेशन को बना के लिखो, जो लास्ट क्लास में इक्वेशन लिखना सिखाया था ना आप लोगों को, आप सर्किट में इक्वेशन लिखना सिखाया था लास्ट क्लास में, वैसे ही इक्वेशन लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बेटा। सर सर हाँ एक बेटा, बार शॉर्ट सर्किटिंग बैटरी का फिर से बोल दीजिए। देखो इसके अलावा और भी मान लीजिए 75 तो बैटरी और 75 रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं पी और क्यू के बीच में, मैंने सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन लिया है अपने बड़े से सर्किट का। मैंने बड़े से सर्किट को देखा, मेरे को पता लगा कि यहां से करंट आ रहा है कैपिटल आई समहाउ, ठीक है। मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर मैंने बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, ध्यान दीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बैटरी के टर्मिनल्स हैं, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मतलब मैंने बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही मैंने कनेक्टिंग वायर से जोड़ा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया तो करंट कितना हो जाएगा, वी बाय आर, आर है जीरो, करंट हो गया इन्फिनिटी, ये पॉसिबल नहीं है, इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ नहीं सकता, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, वी ए इक्वल्स टू हो जाएगा वी बी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मेरे को पता लगाना था, बताओ इसमें से कितना करंट जाएगा, बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा। तो मैंने बोला देखो भाई, बैटरी के थ्रू करंट मान लेता हूं मैं स्मॉल आई हुआ, यहाँ से कैपिटल आई आया, मतलब यहाँ से 100 आया, यहाँ 20 गया, तो यहाँ कितना जाएगा, 80 जाएगा। यहाँ कैपिटल आई आया, यहाँ स्मॉल आई चला गया, इधर से चला गया, मान के लेते हैं इधर से जाएगा अपने आप कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। तो क्या होगा, ये स्मॉल आई इधर से गया, यहाँ पर अब मैं अगर इस
बैटरी के थ्रू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊंगा तब भी मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलना चाहिए। तो मैंने लिखा यहां से चला प्लस ई माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, प्लस ई माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल सेम है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो प्लस ई माइनस स्मॉल आई आर इज इक्वल टू 0, जिससे मुझे आई मिल गया ई बाय स्मॉल आर। इसके आगे क्या होगा ये भी समझ लो थोड़ा सा। ये करंट यहां से कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई यहां ऐसे होते हुए आएगा, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई होते हुए आएगा, और इधर से स्मॉल आई आएगा। तो यहां से कितना करंट जाएगा कोई बताएगा मुझको? फिर से कैपिटल आई, ठीक है। यहां से स्मॉल आई गया, ये स्मॉल आई इधर से मिल गया, और यहां से कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई आ गया। यहां से कितना बचा? कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई प्लस स्मॉल आई दैट इज इक्वल टू कैपिटल आई। तो इस तरीके से आपका कुछ सिस्टम होगा। लेकिन हर एक इस केस में जब भी आप बैटरी को शॉर्ट सर्किट करोगे हमेशा ही आप पाओगे कि बैटरी के थ्रू करंट कितना है, तो इसका ईएमएफ अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब समझ में आया कि अभी भी डाउट है बेटा? नहीं सर, हो गया। ओके, तो बैटरी का शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। अब देखते हैं हमारी सर्किट में अर्थिंग का क्या मतलब होता है। अर्थिंग का मतलब होता है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ अर्थिंग इक्वल्स टू 0। देखिए, जब हम सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हैं हमें मतलब होता है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से, हमें एक्चुअल पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं होता। इस चीज को दिमाग में रखो हमेशा। इसलिए हम जहां मर्जी वहां किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जो मर्जी वो अज्यूम कर सकते हैं। अब जो मर्जी वो अज्यूम करना है तो मेरे या सभी का, हर समझदार आदमी एक ही काम करता है कि किसी कन्वीनियंट पॉइंट पर जहां से इक्वेशन लिखना आसान पड़े उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता है। क्यों? 0 है तो इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी ना, बाद में उसको हैंडल नहीं करना पड़ेगा। तो किसी एक कन्वीनियंट पॉइंट पे हम पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं अगर नॉर्मल सर्किट हमें दे रखा है तो। पर अगर अर्थिंग कर दी गई है किसी सर्किट के अंदर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप अपने मन मर्जी से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं मान सकते, बल्कि उसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मानना पड़ेगा जहां पर अर्थिंग की गई है। फॉर एग्जाम्पल एक एक ही सर्किट दिखाता हूँ सिंपल सा। अच्छा, मेरे को ये यहाँ पे ज्यादा जगह लगेगी, कोई बात नहीं। मान लेते हैं मेरे पास ये सर्किट है जिसमें मेरे पास ये बैटरी है, ईएमएफ ई, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और कुछ नहीं है। एकदम सिंपल सा सर्किट है, आइडियल बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है। मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा लेट से मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा ई, और मैं इस लूप की इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यहाँ से गया, आगे गया, क्या हुआ? प्लस ई, फिर आगे गया, करंट मान लेता हूँ आई जा रहा है, करंट मैंने एज्यूम नहीं किया था पहले, सॉरी, करंट मान लेता हूँ आई जा रहा है, तो यहाँ से आया प्लस ई, हाँ अब रेजिस्टेंस आया। अब रेजिस्टेंस को मैंने करंट की डायरेक्शन में क्रॉस किया कि उल्टा क्रॉस किया? करंट की डायरेक्शन में क्रॉस किया, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मैं सेम टू सेम सर्किट ले रहा हूँ, पर इस बार मैं किसी एक पॉइंट को अर्थ कर दूंगा। मैंने इस पॉइंट को कर दिया अर्थ। अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को अर्थ किया मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं ले सकता। सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन आई मेरे पास कि मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं ले सकता, मेरे को यही का पोटेंशियल 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करंट आई मान लेता हूँ तो अभी भी मैं वही काम करूंगा। देखिए, यहाँ से आगे गया, ऐसे ही घूमता हूँ लेट से, यहाँ से आगे गया माइनस आई आर, और आगे गया प्लस ई इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ मैं यहाँ पर जहां मर्जी वहां पोटेंशियल 0 मान सकता था। इस केस में मुझे पोटेंशियल को वहीं 0 मानना है जहां पर अर्थ किया गया है। समझ में आई बात? इसके अलावा अर्थिंग का कोई फर्क इस सिंपल केस में नहीं पड़ा, पर एक स्पेशल केस में फर्क पड़ता है। नॉर्मली अर्थिंग से सिर्फ
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक पॉइंट को, अगर हमारे सर्किट में किसी एक पॉइंट को अर्थ कर दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि हम जहां मर्जी वहां पोटेंशियल जीरो नहीं मान सकते, बल्कि जिस पॉइंट को अर्थ किया गया वहीं का पोटेंशियल जीरो मानना पड़ेगा। पर एक स्पेशल केस होता है जिसमें अर्थिंग से फर्क पड़ता है। वो स्पेशल केस क्या होता है? जब अर्थिंग एक से ज्यादा जगह की कर दी जाए। जब अर्थिंग एक से ज्यादा जगह की कर दी जाए तब फर्क पड़ता है। देखो, मैं फिर से दो एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे बहुत सिंपल ले लिया था, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स लूंगा। मेरे पास लेट्स से ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर था, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट करी, पर इस बार मैंने आइडियल बैटरी कनेक्ट नहीं करी, प्रैक्टिकल बैटरी कनेक्ट करी। ठीक है, और दूसरे केस में मैंने काम किया, इस बार हमने इस पॉइंट को भी अर्थ कर दिया और इस पॉइंट को भी अर्थ कर दिया, दो पॉइंट्स को अर्थ कर दिया। अब झमेला होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, लेट्स टेक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट टू बी जीरो एंड करंट एज दिस। इस तरीके से करंट मान लिया हम लोगों ने। अब मैं इस लूप की इक्वेशन लिख देता हूं। क्या लिखूंगा मैं? यहां से गया प्लस ई, आगे बढ़ता हूं, क्या आ जाएगा? माइनस स्मॉल आई आर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? रिस्पॉन्ड करते हाँ जाओ। आगे हाँ बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, माइनस स्मॉल आई कैपिटल आर इक्वल्स टू जीरो। जीरो से बढ़े वापस जीरो पे आ गए, इक्वल्स टू जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तो नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं नहीं होनी। सर। पर यहाँ क्या लफड़ा हुआ, इसने बोला यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो। उस तरीके, ये तो देखते ही मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर सा दौड़ गया कि यार इसमें से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, यहाँ तो करंट हो गया जीरो, है ना? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हाँ कोई सर। पोटेंशियल डिफरेंस बचा ही नहीं। ओके, लेट्स से कि यहाँ से करंट जा रहा है आई। अगर यहाँ से करंट आई गया तो इसकी इक्वेशन लिखता हूँ बैटरी की एक बार। क्या हुआ? प्लस ई माइनस आई स्मॉल आर इक्वल्स टू जीरो, है ना? जीरो प्लस ई माइनस स्मॉल आर माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू फिर से जीरो हो गया, है ना? दिस इंप्लाइज करंट आई इज इक्वल टू ई बाय आर। अब यहां मेरे दिमाग में कौतूहल समझ गया, सर यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ से कोई करंट आ नहीं रहा, तो यहाँ पे करंट, काम करते इसको कैपिटल आई, इसको कैपिटल आई करते। सर यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा, यहाँ से कोई करंट आ नहीं रहा, तो यहाँ पे करंट कैसे आ गया? ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ, प्रॉब्लम है कि नहीं हाँ है ये? सर। तो जवाब ये है कि बेटा अर्थ है ना, अर्थ इज अ इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज, राइट? तो क्या होगा, ये जो करंट आई यहाँ से गया, ये बेसिकली चला गया अर्थ में, और यहाँ पे अर्थ से वापस चार्ज आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ इफेक्टिवली सर। दिस सर्किट इज दिस सर्किट इज इफेक्टिवली आपका ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर एक शॉर्ट सर्किट है और इसको आपने अर्थ कर दिया है। समझ में आई बात? दिस सर्किट इज सेम एज दिस सर्किट, मतलब जिस इस पॉइंट को अर्थ किया गया ना, उसको आप जोड़ दीजिए और एक ही अर्थ लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इफेक्टिवली आपने इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर को शॉर्ट कर दिया, इस बैटरी को भी शॉर्ट कर दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस कैपिटल आर के भी दोनों एंड्स एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, बैटरी के भी दोनों एंड्स एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस कैपिटल आर शॉर्ट हो गया, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और क्योंकि बैटरी शॉर्ट हो गई, इसमें से करंट फ्लो करेगा ई बाय स्मॉल आर। एकदम सही आंसर है कि गड़बड़ आंसर है? सही है सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। देखो बेटा, एकदम बेसिक्स एनालिसिस करनी पड़ती, यही इस चैप्टर का
में सबसे अच्छी बात है और यही इस चैप्टर की सबसे बुरी बात है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही है, सबसे ईज़ी पार्ट भी यही है कि आपको जब भी कोई सर्किट मिलेगा, एनालिसिस एकदम बेसिक से करनी होगी, हर चीज़ को एनालाइज़ करना होगा, ठीक है? ये अर्थिंग वाला जो पार्ट है ना, ये अच्छे-अच्छे लोग गड़बड़ा देते हैं, ठीक? खास तौर से जब डबल अर्थिंग हो जाती है। सिंगल अर्थिंग से सब कुछ चिल होता है, डबल अर्थिंग हो जाती है, अरे यार क्या करना है? ठीक है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में। नहीं आया ना? आ रहा है सर सर, आया। अभी 1-2 दिन में आ जाएगा पूरा। सर आ गया। हाँ, आ तो गया पर दिमाग उड़ गया, ये क्या चल रहा है, ये कैसा स चैप्टर है ना? देखो भाई, चैप्टर तो ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? लेकिन एक बात आपको फिर भी बता दूँ, चैप्टर बहुत आसान है। शुरू-शुरू में लगता है, अरे बाप रे बाप! क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह तंग करती है और ये सब चीज़ें मैं आपको एक ही बार में कैपेसिटेंस भी सिखाऊँ, साथ में ये चीज़ें भी सिखाऊँ, ये मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने पहले आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ले लिया है कि आपको सर्किट सॉल्व करना पहले सिखा दूंगा, फिर कैपेसिटेंस में जो सर्किट होगा वो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। मैं आपको प्रॉपर्ली कैपेसिटर के ऊपर फोकस कर पाऊंगा, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज होऊंगा कि मैं आपको क्या चीज़ पहले सिखाऊं क्या बाद में सिखाऊं, ठीक है? क्योंकि उसमें सर्किट भी होता है कैपेसिटेंस में और कैपेसिटेंस अपने आप में भी एक नई चीज़ है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं। तो इसको कॉपी कर लो, फिर पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ बैटरी पढ़ाता हूँ। मेरी आप लोगों से एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब ये वाला चैप्टर अपलोड हो जाए ना, तो एक बार उसको दोबारा देखना। खास तौर से ये सर्किट वाला पार्ट, अर्थिंग वाला पार्ट, शॉर्ट सर्किटिंग और अर्थिंग वाला पार्ट, ठीक है ना? बैटरी तो फिर भी समझ में आ जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग और अर्थिंग थोड़ा परेशान करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी हो गया था ना पिछला वाला? अच्छा लोग, यस सर। हाँ सर। ठीक। तो पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी, पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी। देखिए, मुझे पता है क्लास का टाइम हो चुका है, बट मैं 15 मिनट और लूंगा, ठीक है ना? तो सर बैकग्राउंड डल हो गया है। क्या? सर सर थोड़ा डार्क हो गया, हाँ सर। क्या हो गया? थोड़ा डीम लाइट हो गया थोड़ा। अच्छा, ब्लैक हो गया, ओके ओके, एक मिनट। मेरे आने से उजाला हो जाता है ना स्क्रीन पे?
मैं चला जाता हूँ तो स्क्रीन पर अंधेरा हो जाता है, मैं वापस आ जाता हूँ तो स्क्रीन पे उजाला हो जाता है। वाह क्या बात है। चलो, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर यहां से मैं करंट आई मानता हूं तो क्या आप इस आई की वैल्यू बता सकते हो मुझको? फटाफट बताओ, कोई भी एक बंदा फटाफट बता दो इस आई की वैल्यू। कोई नहीं। सर E by R plus R. क्या हो जाएगा? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आप देख सकते हो ना, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर सीरीज में है कि हाँ पैरेलल लग रहे हैं। पैरेलल तो नहीं लग रहे ना किसी को? नहीं नहीं सीरीज में ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। नहीं तो क्या लिख सकते हो? इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। हालांकि लूप की इक्वेशन लिखना मैंने सिखाया नहीं, बट क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक चीज सिखाई थी, आप खुद से कर लेते हो ये काम। यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान के शुरू कर दूं? हाँ क्या लिखेंगे पहले? प्लस ई है ना, बैटरी क्रॉस की, प्लस ई, हाँ सर, आगे माइनस आई आर, आई स्मॉलर आगे माइनस आई कैपिटल। कैपिटल है। वापस पहुंच गए, क्या लिखेंगे? इक्वल टू जीरो लिखेंगे। हाँ दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये करंट आ गया है ना, कोई दिक्कत? हाँ सर, नहीं ये आसान है ना? हाँ सर, बस चलो फिर, करंट आ गया ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, अब क्या करें? अब मैंने बोला कि आपका जो पावर, अरे बैटरी खत्म हो गई बेटा कैमरा में, मैं नहीं आ पाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ब्राइट जरूर हो जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है अब? हाँ सर, हम्म, तो पावर डिलीवर्ड नहीं, पावर डिलीवर्ड नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए? पावर कंज्यूम्ड कितना होगा? पावर कंज्यूम कितना होगा जो बैटरी सप्लाई करेगा वो ना, तो पावर कंज्यूम हो जाएगा ई इंटू आई। बैटरी टोटल इतना ही वर्क कर रहा होगा, इतना ही पावर दे रहा होगा, ई इंटू आई इंटू टी वर्क कर रहा होगा बैटरी, तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? ई इंटू आई। और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर, है ना? बेसिकली बाहर वाला पावर प्लस अंदर वाला पावर, और पावर आउटपुट कितना हो जाएगा? दैट इज सिंपली आई स्क्वायर कैपिटल आर, क्योंकि आई स्क्वायर स्मॉल आर तो बैटरी के अंदर कंज्यूम हो रहा है ना? इसका मतलब जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या बोलते हैं? पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर। पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर हो जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका एफिशिएंसी होता है किसी भी बैटरी का, जहां कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पावर आउटपुट कितना होगा? पावर आउटपुट हमने लिखा आई स्क्वायर कैपिटल आर, लेकिन आई कितना था? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ये हो जाएगा आपका पावर आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं कीपिंग ई एंड स्मॉल आर कांस्टेंट, मतलब मैं बैटरी चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं,
तो ऐसे में अगर हम पावर और कैपिटल आर के बीच में ग्राफ बनाएं तो दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। ये पावर आउटपुट है ये, ठीक है। और मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि कैपिटल आर की किस वैल्यू पर ये पावर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को पता लगाने के लिए मुझे बेसिकली इस ग्राफ का मैक्सिमा चाहिए। मतलब मुझे डी आर ऑफ फॉर मैक्सिमम पावर फॉर मैक्सिमम पी आउटपुट डी आर ऑफ पी आउटपुट हैज टू बी इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से आप सब लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ, दिस विल गेट यू अ वेरी सिंपल रिजल्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर ये कुछ कॉम्प्लेक्स आता तो शायद हम याद नहीं रखते। आउटपुट पावर मैक्सिमम तब होगा जब आपका कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाता है उस वक्त आपका आउटपुट पावर मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स कि ईटा फॉर मैक्स आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर डाल दो, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर 1/2 या फिर 50%, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी भी निकाल लोगे उस चीज की जब पावर मैक्सिमम होगा। बट आपको याद क्या रखना है, आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होता है, जब आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होता है, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए उस वक्त आपका आउटपुट पावर मैक्सिमम होता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं इसको फटाफट सब लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किट सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बैटरी पे आज पूरी क्लास दे दी है ऑलमोस्ट, बैटरी पे और पावर पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किट सॉल्व करना शुरू करेंगे और हम लोग 2 क्लास सर्किट सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, कम से कम 2 क्लास, क्योंकि काफ़ी तरीके के सर्किट्स होते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बच गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग लॉस पढ़ लेंगे सर्किट सॉल्व करने के, उसके बाद ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है, मतलब 2 क्लास में हम लोग, अगली 2 क्लास हम लोग सिर्फ सर्किट सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या नाम है ये आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे। तो 3 से 4 क्लास अभी इस चैप्टर की थ्योरी और बाकी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये महीना पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में खत्म हो जाएगा, उससे आगे थोड़ा सा हो सकता है 1 क्लास उसके बाद भी लगे, लेकिन ये महीना तो खत्म हो ही रहा है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे जिसमें 15 दिन और लग जाएंगे। 4 क्लास कैपेसिटेंस के लिए बहुत होगा, अगर आपको सर्किट सॉल्व करना आता है तो बहुत ज़्यादा ही होगा, उसमें बच ही जाएगा टाइम। तो 15 जुलाई तक हम लोग आपका कैपेसिटेंस तक खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी स्पीड थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, आगे के चैप्टर्स थोड़े से छोटे हैं, ठीक है। बाकी तो देखो कब खुलता है, सिलेबस में क्या चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, सब कुछ बचा हुआ ही है, ठीक है। बस ऐसा ना हो कि जो हम पढ़ चुके हैं उसको सिलेबस से निकाल दें और नई चीज़ों को डाल दें, ठीक है। चलो जो भी है परेशान ना हो। 11th क्लास वाला रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों का, बस इतना बता दो मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। वो करते रहो। मेरे को डाउट क्लास के लिए कोई टाइम बताओ यार आप लोग, मतलब मैं रेगुलर क्लास में डाउट लूंगा तो फिर तो बहुत पीछे हो जाएंगे हम लोग सिलेबस में।
ऐसे ही पीछे चल रहे हैं और पीछे हो जाएंगे। संडे या कभी भी। देखो संडे को मेरा पूरा सिस्टम बिजी है। दिक्कत ये भी तो हो गई ना कि इसमें हमारे पास सिस्टम एक ही है, क्लासरूम 4 थे बट सिस्टम एक ही है। सर तो हाँ अच्छा सर फिर बोल रहे थे कि जैसे जूम पे जो क्लासेस होता है वो अलग मतलब जो चल रहा हो एंड हम लोग का एक अगर सेकंड, यूट्यूब पे हो आराम से जाए क्या बोल रहे हो? सर हम लोग का डाउट सॉल्विंग यूट्यूब पे हो जाएगा और ये जूम पे जो नॉर्मल क्लासेस जो सबका चल रहा है वो जूम पे हो और हम लोगों का यूट्यूब पे डाउट सॉल्विंग करवा सकते हैं। यूट्यूब पे डाउट सॉल्विंग कैसी होगी? आप लोग डाउट पूछेंगे कैसे यूट्यूब पे? तो और सर दिक्कत होगी ना। क्वेश्चंस पहले भेज देंगे व्हाट्सएप पे। देखते हैं। यूट्यूब पे तो देखो, यूट्यूब पे तो नहीं अगर सर यूट्यूब यूट्यूब पे नहीं। जाने के लिए तो और ज्यादा मेरे को कंप्यूटर चाहिए। मतलब यूट्यूब पे तो और ज्यादा कंप्यूटर की जरूरत, रिक्वायरमेंट यूट्यूब पे जाने के लिए। मैं आप लोगों का डाउट के लिए कोई और टाइम दूंगा, वीकडे में ही दूंगा पर कोई और टाइम दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। कोई और उपाय नहीं मेरे पास। वीकडे में ही दूंगा बट कोई और टाइम दूंगा। और सर अभी वो ऑफिस खुला हुआ है। ऑफिस खुला हुआ है। आप लोग ना एक काम करो, हर स्कूल में जिस भी स्कूल से आप लोग हो, एक बार मुझे पर्सनली अपना टाइम टेबल मैसेज कर दो पर्सनली, ठीक है? और अगर चेंजेस आए तो मुझे चेंजेस भी मैसेज कर देना, ताकि मैं आप नहीं लोगों सर, के। अब बीआरएस का टाइम फिक्स हो गया सर, 4 स्लॉट है वो फिक्स हो गया है, बस 5 मिनट से ऊपर नीचे होता है कभी कभी। बेटा आप ही ने बोला था कि प्रैक्टिकल की वजह से सर चेंज हो गया। हाँ हाँ सर सर, वो वो चेंज हो वो गया। चेंज होने के मतलब बाद फिक्स हो गया। 4 सर वापस चेंज हो गया था। मतलब पहले 3 दिन इस हफ्ते एक टाइम स्लॉट चला था, फर्स्ट स्लॉट के लिए था अलग टाइमिंग और वापस आने वाले 2 दिन दैट इज आज और कल वापस फर्स्ट स्लॉट का टाइमिंग चेंज हो गया है। तो मतलब सर खत्म तो 3:30 बजे तक हो जाता है। हाँ सर। 3:30 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन 3:30 बजे के बाद तो हाँ, आपकी ये वाली क्लास चल रही है रोज रोज। हाँ सर। और संडे को भी हमारी क्लास चल रही थी जूनियर बैचेस की। हम्म, और 3:30 से पहले कोई स्लॉट ही नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा डीएवी सर का क्या? आने वाले हफ्ते में हम लोग का एग्जाम्स होगा, मतलब 25 से होगा, तो उस टाइम नहीं होगा कोई क्लासेस। तो उस टाइम फुल डे फ्री होगा, सिर्फ 1 घंटा एग्जाम होगा, तो उस टाइम पे भी हम लोग कर सकते हैं अगर। अच्छा, और डीएवी की क्लासेस कब से कब तक चलती है? मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लासेस डीएवी की 12 बजे से पहले खत्म हो जाती है सारी, है ना? पता नहीं सर, सर डीएवी। पता नहीं। एक काम करो ना, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो ना अपना अपना टाइम टेबल, बेटर रहेगा। ठीक हाँ है? सर ठीक। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलो। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।